तो नमस्कार आप सभी को। मैं राजस्थान से आती हूँ मूलतः, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व आप सबके सामने करूँगी और ये मौका मुझे प्रफुल्ल जी ने दिया आज इस मंच पर आने का। उनका आभार व्यक्त करते हुए इस संगत और सानिध्य के लिए भी मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और पांचजन्य ने ये एक मौका दिया मुझे कि पर्यावरण और संस्कृति को मैं बहुत नज़दीक से देख समझ पाऊँ। और 2019 में हमने एक आंदोलन शुरू किया, अखबार के पन्नों से आंदोलन शुरू करना और उसको फिर धरातल तक ले जाना। ये कुछ प्रयोग हमने पांचजन्य के माध्यम से किए, उसकी कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ आंकड़ों के माध्यम से। आपसे कोशिश करूंगी कि आपको बांध पाऊँ, क्योंकि लंच के बाद का सत्र जो है वो वैज्ञानिक, उसमें पूरी वैज्ञानिकता है, क्योंकि उसके बाद जो है खाना पचाने के लिए जो रक्त है वो पेट की ओर जाता है, तो स्वभावतः हमें थोड़ा आलस्य आता है, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपको अपने साथ बांधे रखूं। पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो मैं ऐसे समझती हूँ कि जब जो हमारी प्रकृति है और जो हमारी प्रवृत्ति है उसके बीच का जो समन्वय है उसे हम अगर पर्यावरण माने, तो भारत का जो ग्रामीण समाज है, मैं अभी पिछले हफ्ते राजस्थान का जो वेस्टर्न इलाका है, जो आपके गुजरात में भी जो कच्छ का इलाका है, कच्छ का रण है, उसी की तासीर वाला इलाका है जो राजस्थान का वेस्टर्न इलाका है, उसके कुछ गाँव की कुछ मैं तस्वीर भी आपको आखिर में दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे इस बात की हमेशा तकलीफ रहती है कि महिलाओं की भागीदारी जो है श्रोताओं के तौर पर और थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी के बिना न पर्यावरण की बात हो सकती है, न भारतीय समाज की, न ग्रामीण समाज की बात हो सकती है। और ग्रामीण समाज की मैं इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी ज़्यादा बात करूंगी क्योंकि 70% आबादी आज भी ग्रामीण है। और जब हम उदीयमान भारत की, जब हम राइजिंग भारत की बात कर रहे हैं, तो उस भारत में उसकी फिक्र इसलिए हमारी ज़्यादा है क्योंकि वो भले ही हमारी इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में केवल 15 से 16% का योगदान है, लेकिन वही ग्रामीण भारत है जहाँ पर कि जो पशुधन हमारा रहता है वो 30% की भागीदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देता है, और वो 18% का जो पशुधन है वो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पशुधन है हमारे भारत में। तो इस इकोनॉमी को समझे बगैर, इस पर्यावरण को और इस साझेदारी को समझे बगैर मुझे लगता है कि हम पर्यावरण को शायद नहीं समझ पाएंगे। और भारत की जो विरासत है, मूल विचार है और जो स्वभाव है, उसकी तिजोरियाँ जो है, मैं अभी बाड़मेर में जब मैं गई तो वो एक इलाका है जिसकी मैं आखिर में आपसे ज़्यादा बात करूँगी, लेकिन वहाँ पे जब मैं महिलाओं से मिली, इतना अभाव है उन इलाकों में, पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, ऐसे गांव हैं हमारे देश में आज भी, लेकिन वो उसका रोना न रोते हुए वो किस स्वभाव में जीती हैं और उस रीति रिवाज, विरासत, धरोहर सबको ओढ़ कर जीती हैं। तो ग्रामीण समाज इसलिए भाता है हमें क्योंकि जब भारत की ओर खिंचा चला आता है कोई व्यक्ति बाहर से या हमारे ही देश में, तो हम इमारतें देखने नहीं आते हैं, हम वो पहनावा देखने आते हैं, हम वो बोली सुनने आते हैं। और भारतीय समाज की खूबसूरती और हमारे पर्यावरण की भी खूबसूरती ये रही है कि हमारे यहाँ कहते हैं जन्म, मरण और परण। जन्म, मरण, ये तो आप समझते हैं, परण हमारे यहाँ का शब्द है, परणाना यानी विवाह करना। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं जीवन की, इन सब में हम पर्यावरण का ख्याल कैसे रखते हैं, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको, जब हम जल की बात करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि हम जल, जन्म, मरण और परण में भी, हम सारे अभाव में जीते हुए भी उस उदीयमान भारत की ओर क्यों देख पा रहे हैं, इसकी परिकल्पना क्या है। और उस परिकल्पना को, क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा अपने जीवन में और जो कुछ जहाँ पहुँच पाई, उसमें विवेकानंद जी की जो सीख है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। इसीलिए मैं विवेकानंद जी की बात की आधारशिला जो है वहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी कि विवेकानंद जी ने कहा। और उससे पहले मैं एक बात और कहूँगी कि जब हम ग्रामीण समाज की बात करते हैं तो जो पैमाने हैं हमारे समाज को देखने के और पर्यावरण को भी समझने के, वो हम क्या कहते हैं हमारी शब्दावली में। अभी प्रफुल्ल जी ने इससे पहले के सत्र में बात की, नैरेटिव बिल्डिंग की, भाषा की बात आई, कानूनों की बात आई, उन सब की बात मैं करूँगी। और उसमें हम कहते हैं कि हमने प्रकृति का दोहन किया। हम सब सहमत हैं इस बात से कि हम दोहन करते रहे हैं प्रकृति का, क्योंकि जो कंज्यूमरिज्म की जो व्यवस्था है वो हमारी व्यवस्था नहीं थी। हमारी नानी दादी और हमने अपनी माँ तक की
उस पीढ़ी को देखा है कि वो चाय के कप जब हम छोटे थे तब भी वही थे घर में, और वो थोड़े टूट फूट के जब हम कॉलेज तक में आ गए तब भी वही कप थे घर में। वो हल्के से टूट जाते तो कोई हर्ज नहीं होता था, उसका हैंडल टूट जाता तो बाहर रख जाता था बस कप, इतना ही होता था। तो वो जो जिसको कि आज आप चक्रीय अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, जिसे आप सर्कुलर इकोनॉमी कह रहे हैं, दैट हाउ टू रीयूज, रिसाइकिल एंड रीइन्वेंट ऑल्सो, सो दैट वॉज पार्ट ऑफ आवर कल्चर ऑलरेडी एंड दैट स्टिल एग्जिस्ट इन द रूरल इंडिया। वो ग्रामीण भारत में अब भी एग्जिस्ट करता है। और उसके प्रतिमान जब हम कहते हैं कि दोहन, तो ये शब्द जो है यहाँ पर हमें ऐतराज़ होना चाहिए, क्योंकि दोहन की जो व्यवस्था थी वो तो हमारी अपनी व्यवस्था थी, क्योंकि जब गाय के जो थन होते हैं उसमें से 2 थन जो है वो हमारे हिस्से के होते थे, और जो बाकी के जो दूध है वो उसके बछड़े का हिस्सा होता था। इसलिए दोहना बोलते थे हम 4 थन से नहीं दूध निकालते थे अपने लिए, हमें 2 थन का हिस्सा जो है वो हमारा होता था। तो दोहना जो है, अगर हमने अपने भारतीय प्रतिमान नहीं समझे तो हम उस दोहने की प्रवृत्ति को ही हम ये मान लेंगे कि शायद हम ही बरसों से गलत करते आ रहे हैं, हमने शोषण किया, वहाँ गलत हुए हम। जब हमने प्रकृति का शोषण करना शुरू किया वहाँ से हम गलत होते हैं। और विवेकानंद जी जब ये कहते हैं कि क्यों हमें वो समझना चाहिए, क्यों आधारशिला में कहती हूँ कि विवेकानंद जी होने चाहिए, विवेकानंद जी पे मैं कुछ अभी अध्ययन मैंने शुरू किया है, तो वहाँ पे अलवर का इलाका है, वहाँ पे विवेकानंद जी से कुछ युवाओं ने बात की, तो उस संवाद के जवाब में वो कहते हैं कि अभी भी युवाओं के सामने बड़े पसोपेश होता है कि कौन सा पेशा अपनाया जाए। तो वो कहते हैं कि पढ़े लिखे समाज को गाँव की ओर देखना होगा, उस वैज्ञानिकता को जो आपने कुछ सीखा है वो गाँव में बांटना होगा, और ग्रामीण समाज के साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा जो ऑर्डिनरी बीइंग है हम, यानी हम सामान्य व्यक्ति और महान व्यक्ति, और इसको हम यूँ देखें कि आज हम राइजिंग भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन राइजिंग से आगे क्या, महान भारत। हम महान थे और उस महानता की ओर देखना अगर हम भूल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी और ग्रेट, उस 2 में क्या फ़र्क होता है, ये अगर हम आधार मानेंगे अपनी बातचीत का, तो शायद और ठीक से हम अपनी बात को आगे बढ़ा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी मीन्स, फ़र्क 2 ही चीज़ों का उन्होंने बताया, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। ये अगर 2 चीज़ें हैं आप में, तो आप साधारण से महान की ओर बढ़ जाते हैं। इस बात को अगर आप दिमाग में रख के आगे चलेंगे तो मैं अपनी बात ठीक से कह पाऊंगी। तो देश में जो शोषण की व्यवस्था की मैं बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ दोहन की प्रवृत्ति थी जो सही थी, लेकिन शोषण की प्रवृत्ति को हमने अपनाया, और उसके प्रभाव जो है वो आज हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। और उसके खिलाफ जब समाज और सरकारें खड़ी नहीं हो पाई, उस शोषण के खिलाफ ना समाज खड़ा हो पाया, ना सरकार खड़ी हो पाई, तो वहाँ पर प्रकृति कैसे बिहेव करती है, इसका एक उदाहरण, मैं ग्लोबल उदाहरण ले रही हूँ ताकि वो उदाहरण कभी दोहराया न जा सके भारत में। अफ्रीका में मोजाम्बिक एक इलाका है जहाँ बहुत सिविल वॉर्स होते हैं, स्ट्राइफ वाला इलाका है, परेशानी वाला इलाका है। वहाँ पर एक प्रवृत्ति देखने में आई, दिस इज़ प्योरली साइंटिफिक स्टडी विच वॉज डन देयर, और ये प्रकृति और इंसान के रिश्ते को समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण जब मैंने पढ़ा था, मुझे लगता है कि सटीक तरीके से ये बताता है कि प्रकृति जो है कितनी इंटेलिजेंट है। आपसे आप बचाव नहीं करेंगे, वो अपना बचाव अपने आप करेगी। तो अफ्रीका में जो हाथी दांत लेकर पैदा होते थे, उनका शिकार किया जाता था, और पोचिंग जब बढ़ गई वहाँ पर, तो आप मान सकते हैं इस बात को कि वहाँ पर हाथियों ने जो नई पीढ़ी पैदा करनी शुरू की, वो बिना हाथी दांत के पैदा होना शुरू हुए। कैसे जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, और जो आंकड़ा केवल 2% पैदा हुआ, जो नॉर्मल कंडीशन में केवल 2% ऐसे हाथी पैदा होते थे जिनके टस्क नहीं होता था, लेकिन वो बिना टस्क के 51% की रेट से पैदा होने लगा। तो किसकी इंटेलिजेंस थी? नेचर ने अपनी प्रवृत्ति, अपना जीन म्यूटेट करके ये कर लिया कि मुझे इससे खतरा है, तो मेरे लिए बचाव का क्या रास्ता है। ये स्थिति भारत में ना आए, हमारे जीव जगत के साथ में ये स्थिति ना हो, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आज हम सब लोग, मुझे लगता है इस बात को अगर समझ पाएंगे तो उस स्थिति में जाने से हम लोग बच सकते हैं। आज सारी फिक्र है हमारी कि टिकाऊ जीवन शैली हो, और जो मैंने विवेकानंद जी की बात कही, उन्होंने कि देहाती बुद्धि से आगे जाने का रास्ता बहुत सदियों तक हमें आगे जाने
का रास्ता मिलेगा। लेकिन वही बुद्धि अगर वैज्ञानिक बुद्धि के साथ में हम अगर काम करेंगे तो वो आगे जाने का रास्ता। और उन्होंने कहा कि गाँव में काम करने की ज़रूरत है। और गाँव का मतलब क्या है? गाँव का मतलब इंसान नहीं है। मैं फिर बाड़मेर की कहानी, क्योंकि अभी मैं जाके आई हूँ तो मैं बार बार बाड़मेर के इलाके को खींचूंगी, क्योंकि आखिर में मुझे एक बहुत अहम बात कहनी है आपसे उस इलाके के बारे में। तो बाड़मेर का इलाका जो है सरहद से लगा हुआ इलाका है। वहाँ पर जब मैं गई अभी, और एक वीडियो में कहूँगी कि जब आखिर में या बीच में कभी भी चला दें आप, वहाँ पर जब मैंने देखा जाकर, और मैं सुनती थी, हम रहे भी हैं बाड़मेर में जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो वहाँ जाकर जब मैंने देखा कि इतने अभाव में वो लोग जी रहे हैं। और उन्होंने मेरे से बदले में, मैंने उनसे बहुत सवाल किए एक पत्रकार होने के नाते, लेकिन बदले में उन्होंने जो सवाल किए मुझसे वो शायद पढ़े लिखे लोग भी ना कर पाए। उन्होंने कहा कि आप मैडम घूम के आई, आपको कहीं भी कोई दुर्लभ प्रजाति का जंतु मिला क्या? इस पूरे रेगिस्तान में, थार का रेगिस्तान है जो कि 60% राजस्थान में आता है। थार का इलाका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 60% राजस्थान में है वो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ थोड़े बहुत चिंकारा दिखे, 1-2 हिरन दिखे। तो कहते हैं ये सारा कंजर्व्ड है, प्रोटेक्टेड एरिया है, और इनकी रखवाली करता हुआ कोई व्यक्ति आपको वन विभाग का कोई दूर दूर तक नजर आया? मैंने कहा वन विभाग का तो दूर, मुझे कोई इंसान ही नजर नहीं आया जो आपके गांव तक पहुंचा देता मुझे, क्योंकि यहाँ जीपीएस भी काम नहीं करता और ह्यूमन जीपीएस भी नहीं मिला मुझे। तो मैं बहुत भटकती भटकती आप तक पहुंची हूँ। तो उन्होंने कहा कि इनकी रखवाली, ऊँट की रखवाली, गायों की रखवाली, बकरियों की रखवाली हम ही तो करते आए हैं, और कौन करता आया है? इसको कंजर्व करने की क्या जरूरत है? किससे कंजर्व कर रहे हैं आप? तो वस्तु स्थिति क्या है कि नीतियों की, अभी देखिए उजास, अगर हम उजास की तरफ देखें तो इस बात को मैं थोड़ा सा इस फ्रेमवर्क में भी रखूंगी कि मैं जब नीतियों और रिपोर्ट्स जब पढ़ती हूँ, मैं जब सरकारों की जब रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत सहज तरीके से इस बात को आपसे कह रही हूँ कि बहुत ही बोरिंग होती हैं वो रिपोर्ट्स पढ़ना। वो जब तक कि आपको उसमें से कोई काम ही ना निकालना हो तब तक शायद आप उसकी ओर आंख उठा के भी नहीं देखें, इतनी बोरिंग रिपोर्ट्स होती हैं। तो पहली बार भारत में एक जल सेंसस हुआ, जब जल शक्ति मंत्रालय बना, तो जल सेंसस हुआ 2017 में जल सेंसस होता है। मुझे खुशी है मेरे जैसे लोगों को कि जल सेंसस होने लगा। तो हमें पता लगा कि पूरे भारत में 26,26,540 वाटर बॉडीज हैं। और उन वाटर, मैं क्यों गांव की बात कर रही हूं, देहात की बात कर रही हूं, क्योंकि उन 24,24,540 जल स्रोतों में से 23 लाख गांव में है। और उन 23 लाख में से, उन 24,24,540 में से 44% ही हैं जो कि सार्वजनिक हाथों में है, यानी समुदाय के हाथों में, यानी उनका मालिकाना हक पूरे गांव का है या पंचायत का है, बाकी निजी हाथों में। 44% हैं जो कि समुदाय के हाथों में है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज और समुदाय की कि वो जल स्रोत हम बचा के रख पाए। लेकिन दिक्कत वहाँ नहीं है मुझे, मेरे जैसे लोगों को दिक्कत ये है कि जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, और जब मैं बाड़मेर, जैसलमेर में जाती हूँ, बिहार में जाती हूँ, गुवाहाटी में जाती हूँ, साउथ में जाती हूँ, तो मुझे वो वाटर, जब आप लिखते हैं कि वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स, स्टेप वेल्स, तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिलते वहाँ पर। मुझे वहाँ बेरियाँ मिलती हैं, मुझे वहाँ जोहड़ मिलते हैं, मुझे वहाँ ओरण मिलते हैं, और ये सब शब्द गायब हैं आपकी रिपोर्ट्स से। तो मेरे शब्द कहाँ गए? क्योंकि बेरी कुआं नहीं होती है, क्योंकि कुई तालाब नहीं होता है, क्योंकि तालाब ओरण नहीं होता है, क्योंकि ओरण स्टेपवेल नहीं होता है। सबकी अपनी एक स्ट्रक्चर है। वराहमिहिर ने 125 सूक्त लिखे हैं ये बताते हुए। इंटेलिजेंस आप देखिए, हमारे पास कोई ज्ञान की कमी थी कभी भी नहीं थी। उस ज्ञान का हश्र क्या हुआ है, ये उन रिपोर्ट को देखकर रोना आता है कि ये हश्र कर दिया हमने। हम निकाल तो रहे, हम उस स्थिति में तो पहुंचे कि चलो आगे तो बढ़ना है, उजाला तो होते देखना है, लेकिन उस उजाले के लिए हमें कौन सी रोशनी चाहिए ये तो देखना पड़ेगा हमें। तो जब वो रिपोर्ट्स देखते हैं तो वो शब्द गायब हो गए, तो उनका स्ट्रक्चर्स गायब हो गए। तो आप सबको अंग्रेजी में वाटर बॉडीज कहिए, लेकिन वो वाटर बॉडी जो आपको जैसलमेर में मिलेगी वो बाड़मेर में भी नहीं मिलेगी। जैसलमेर में मिलते हैं खड़ीन। खड़ीन की व्यवस्था क्या है? आप जब पर्यावरण की बात करते हैं तो आपको इतनी खुशी होगी ये सोचकर कि ये व्यवस्था भी थी हमारे यहाँ। क्या व्यवस्था थी हमारे यहाँ? खड़ीन की व्यवस्था थी जब एक कम्युनिटी खेती हुआ करती थी, क्योंकि पानी सीमित था, आज भी सीमित है। नहर की पूरी कॉलोनियल हिस्ट्री अगर आपको बताऊंगी तो आपको हैरत होगी। एक पूरी कॉलोनियल हिस्ट्री है उसकी
कि नहरों को बनाकर हमने अपने जल स्रोतों को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया हमने अपनी जल संरचनाओं को। वराहमिहिर ने जब सूक्त लिखे, 151 सूत्र जब लिखते हैं, कृषि पराशर में 125 से ज़्यादा श्लोक है, वहाँ पूरी एक अभियांत्रिकी है, पूरी इंजीनियरिंग है कि कैसे आप बनाएं, कहाँ पर पानी मिलेगा, कोई वनस्पति अगर वहाँ ज़मीन पर उग रही है उसका एनालिसिस करके नीचे कितनी जगह कौन सा पानी मिलेगा, ये पूरा विज्ञान तो हमारे पास में था। पानी का विज्ञान हमारे पास में था। जलाशयों की संरचना कैसे बनाया जाए, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाए, वो है, तभी तो चांद बावड़ी है हमारे पास में, तभी तो आपके पाटन की वाव है वहाँ पर। पाटन की वाव किसने बनाई? मेवात से लोग आए, मेवाड़ से लोग आए, चित्तौड़ से लोग आए, पूरे देश भर से जो चुनिंदा कारीगर थे, कौशल था, उनको लेकर रानी साहिबा ने वो बनाए। और मैं क्यों कह रही हूं कि जन्म, मरण और परण, इसमें हमने पर्यावरण का ख्याल रखा। आप जितनी कहानियां, पानी की, पर्यावरण की कहानियां, जितनी कहानियां आप देख लीजिए, उन सब कहानियों में आपको क्या मिलेगा? दुख हुआ तो बावड़ियां बनाई, सुख का मौका था तो बावड़ियां बनाई, त्योहार का मौका था तो जलाशय बनाए। ये हृदय और ये पैरामीटर्स, उस पैरामीटर की जब मैं बात करती हूं तो मुझे सरकारी नामकरण और शब्दावली से ऐतराज होता है, क्योंकि मेरे यहाँ एक कहावत है और मैं कहती हूँ कितना अच्छा बेंचमार्क है, कितना अच्छा बेंचमार्क है, कितने अच्छे इंडिकेटर्स हैं यही कि जी गांव में चार नहीं, जिस गांव में चार चीजें नहीं है, जी गांव में चार नहीं, वैद वणिक जल न्याय। वैद नहीं है, वणिक नहीं है, जल नहीं है और न्याय नहीं है। ये चार चीजें जिसके यहाँ नहीं है, बसणो तो अलगो रहो, बसना तो दूर की बात है, रात रहो नहीं जाए, रात भी नहीं रह सकते आप। ये मेरे पैरामीटर्स होने चाहिए कि मैं अपने शब्दों में, मुझे क्यों वो बोरोड, वो उधार के शब्द, उधार की अंग्रेजी चाहिए मुझे, और मुझे तो हिंदी भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी भाषा चाहिए, आंचलिक भाषा चाहिए, मुझे देशज स्ट्रक्चर्स चाहिए। उसी शब्द, ऊंट को हमारे, मैं अभी जब गई बाड़मेर में ही, तो वहाँ के एक युवा साथी थे, मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई मैं कुछ सीखने आई हूँ आपसे, मैं तो, मुझे क्या आता है, मैं तो आपसे सीखने आई हूँ वहाँ पर। तो आप देखिए, हम तो सिर्फ एक शब्द जानते हैं, ऊंट, वहाँ पर 50 शब्द हैं ऊंट को बताने के लिए। अगर ऊंट यंग है तो उसको पांगल कहते हैं, अगर वो उसका लाइफ पार्टनर तो है लेकिन अभी उसने बच्चा पैदा नहीं किया है तो उसको बाकरी कहते हैं। इतनी टर्मिनोलॉजीज हैं। ये टर्मिनोलॉजीज क्या है? वो इंसानों की जो मेरा और उसका रिश्ता क्या है, वो रिश्ता जो कि परिवार से रिश्ता होता है, वही मेरा पशुधन से रिश्ता है। वो ऊंट नहीं है मेरे लिए, वो मेरे परिवार का सदस्य है, इसलिए उसके इतने नामकरण हैं। वो आपकी भाषा में एक ही है सिर्फ ऊंट, मेरी भाषा में उसके 50 नाम है। ये रिश्ता है मेरा। और तो मैं जब कह रही हूं कि मैं 4 पैरामीटर्स से अगर हम अपनी बात कहेंगे कि सेहत की बात, क्योंकि हम जब राइजिंग इंडिया की बात कर रहे हैं तो जी गांव में 4 नहीं, ये तो याद हो जाएगी सबको अब, जी गांव में 4 नहीं, वैद वणिक जल न्याय। और वणिक तो सब समझते हैं आप, बिजनेस तो गुजरात में सब समझते हैं कि बिजनेस के बिना, अमूल का इतना सक्सेसफुल मॉडल है गुजरात में, तो इकोनॉमी कहाँ से चलती है। और इसके सारे डेटा, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मुझे लगता है जो भी पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले लोग हैं वो अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उनको उस रिपोर्ट को पढ़ के, कि जो आप राइजिंग इंडिया की बात कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। मैंने सिर्फ उतने इंडिकेटर्स निकाल के आपको बता रही हूँ जो अभी विषय से संबंधित हैं। स्वास्थ्य, जिस देश में स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होगी वो आगे का रास्ता अपने आप तय कर लेगा। लेकिन हमें इतना कॉन्डेसेंडिंग, बहुत आश्वस्त भी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत खामियां भी हैं। अभी 48% आबादी हमारी ऐसी है जिसको 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है स्वास्थ्य सेवाएं पाने के लिए। लेकिन हमारे पास में वो सारी व्यवस्थाएं थीं और उनको फिर से जीवित किया जा सकता है, जो कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ तक पहुँचाने की बजाय जो हमारे आसपास की व्यवस्था है, पर्यावरण है, पेड़ है। क्योंकि जब 56 अकाल कहते हैं, वो गुजरात में भी पड़ा था, राजस्थान में भी पड़ा था।
और 56 अकाल 1956 विक्रम संवत 1956 वो 1899 और 1900 में पड़ा था, और करीब 10 लाख लोग उसमें मारे गए थे, और पशुधन कितना मरा उसकी तो कोई संख्या ही नहीं है, उसको तो हमने गिना ही नहीं। उस वक्त कैसे जीवित रहे लोग? उस वक्त खेजड़ी जो वहाँ की एक रेगिस्तान में होने वाली एक पेड़ है, उसकी छाल खाकर, उसकी फलियाँ खाकर वो जीवित रहे लोग। तो किसने जीवित रखा? वहीं की जड़ी बूटियों या वहीं के पेड़ पौधों ने उनको जीवित रखा। तो 56 अकाल की कहानी कभी आपको फिर से सुनाऊंगी। मैं स्वास्थ्य की बात आपसे कर रही थी, तो स्वास्थ्य के पैमाने पर हम अपनी विविध, सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश हम हैं। और अभी मैंने भाषा की बात की कि क्यों हम दूहना जो है उसको नेगेटिव शब्द ना माने, नेगेटिव कॉनोटेशन ना माने। तो हमने कहा, पहले क्या कहते थे? मोटा अनाज। तो मोटा अनाज कहती वो गरीबों का अनाज हो जाता था कि हम तो गेहूं खाएंगे, इलीट खाना, गेहूं और चावल खाएंगे। और अब जब हमने कहना शुरू किया श्री अन्न खाएं, तो हमें लगा कि समथिंग वेरी अनयूजुअल, तो हमें खाना चाहिए। और मैं देख रही हूँ कि नई पीढ़ी का भी इंटरेस्ट बन रहा है, और नई पीढ़ी बहुत लॉजिकल है, वो सब चीज़ें गूगल पे ढूंढती है, कितना न्यूट्रिशन, कितना उसमें मिलेगा, खाने से क्या होगा। दे सर्च फॉर एवरीथिंग एंड विच इज़ अ गुड साइन। तो स्वास्थ्य को लेकर अभी ये है कि दुनिया का जो सार अन्न, श्री अन्न जो उगाने वाला देश है, भारत में 20% श्री अन्न हम उगाते हैं, मिलेट्स हम उगाते हैं भारत का। सो इन द कमिंग टाइम्स, आने वाले वक्त में भारत को आगे बढ़ते अगर हम देखेंगे, तो उसमें एक पैमाना अगर हम स्वास्थ्य को माने तो वो एक उजला पक्ष हमको दिखाई देता है। और उसमें थोड़ा सा स्याह पक्ष ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की, वो अभी तक गांव में पहुंचाना अभी थोड़ा सा उसमें हमें ध्यान देने की बात है। इकोनॉमी को अगर हम बात करें तो छोटे, मैंने आपको रेफरेंस दिया कि इंडस वैली रिपोर्ट है 2023 की, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये अभी एक आंकड़ा तो आया ही है कि गरीबी में 5% की गिरावट हुई है। और ये आंकड़ा आपने देखा होगा, NSSO की रिपोर्ट आई है अभी, कि जो रूरल इनकम है और अर्बन इनकम है उसके बीच का फासला कम हुआ है, और हम बहुत खुश हैं उस बात से कि फासला कम हुआ है। कितना फासला है? 71% का फासला है। 71% का अभी भी फासला है। पहले 84 था, अब 71 हो गया। उसमें हम थोड़े से राजी हो रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो फासला कम हुआ। लेकिन अगर हम वणिक, यानी अगर हम थोड़ा बिजनेस और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अच्छी बात यह है कि दुनिया भी मान रही है कि हमने बिजली 99 घरों तक पहुंचा दिया। अभी मैं बाड़मेर की फिर से वापस लौट के बाड़मेर पर आ रही हूँ। मैं बाड़मेर के गांव में गई, केवल सोलर ऑप्शन है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, सच में पानी नहीं है, मतलब बिल्कुल मजाक की बात नहीं, पानी सच में नहीं है वहां पर पीने को। लेकिन वहां पर आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हुए हैं वहां। अच्छा पक्ष तो है ये कि सरकारी योजनाएं उस दूर दराज तक, जहां अभी बेसिक चीजें भी नहीं पहुंच पाई है, वहां तक पहुंच रही हैं। लेकिन जीने के लिए क्या चाहिए? मकान। पहले तो पानी और खाना चाहिए, और उसकी व्यवस्था भी मुझे लगता है कि उस पर और ध्यान दिया जाएगा। खामियां हैं। गोचर भूमि जो है, अगर हम पूरी इसकी इकोनॉमी की बात करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा, लेकिन हमने उस पर 1% जो इलाका है पूरे भारत का गोचर, उस पर अभी अतिक्रमण है, उस पर एनक्रोचमेंट है। वो 2011 का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात की फटकार लगाता है सारे राज्यों को कि जो पंचायत की भूमि 5% पशुधन के लिए रखनी, उनका भी तो हक है, आप ही का हक है क्या धरती पर? वो कहाँ खाएंगे? और वो नहीं खा रहे हैं, आप उनको खाना नहीं दे पा रहे, तो वो सड़क पर आ रहे हैं। सड़क पर आ रहे हैं तो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं तो आप गौशालाएं खोल रहे हो। गौशालाएं खोल रहे हो तो आपका टैक्स पेयर्स का मनी जो है उन गौशालाओं के संचालन में जा रहा है। ये पूरी एक साइकिल है जिसको हम अगर नहीं समझे, क्योंकि पहले गांव की व्यवस्था गांव में हुआ करती थी, सब चीज़ें गांव में थी, धोबी गांव में, मोची गांव में, सुनार गांव में, सब चीज़ें आपको, हलवाई, हर चीज़ आपको वहाँ पे, उसी को हम कहते थे कि जो ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना थी कि सारी व्यवस्थाएं जो है गांव में आपको मिल जाया करती थी। अगर उस ओर हम ध्यान नहीं देंगे और पंचायतों में जो भ्रष्ट आचरण की जो व्यवस्था जिसको हमने स्वीकार लिया है, उसको जब तक हम चुनौती नहीं देंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। जल की बात, क्योंकि वो जल तो मेरा विषय है, तो उस पर तो मैं जितना बोलूं
घंटों बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको जो 2 चीज़ें आपको बताई कि जन्म मरण और परण वाली जो कहानियाँ हैं उसमें एक कैनाल सिस्टम का कॉलोनियल, क्योंकि माइंडसेट की बात सुबह प्रफुल्ल जी कर रहे थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम समझेंगे कि कैसे हमारी पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया गया, तो डाइंग विजडम करके एक रिपोर्ट निकाली गई, 1997 की एक रिपोर्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने निकाली ये रिपोर्ट, और एक विटकॉम करके एक ब्रिटिश रिसर्चर थे, उन्होंने भी इस पर एक पूरा पर्चा मोनोग्राफ निकाला कि कैसे कैनाल सिस्टम क्यों बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि उससे रेवेन्यू अर्न किया जाए। वो जो आपके समुदाय के जल स्रोत थे वो पैसा नहीं देते थे, वो रेवेन्यू नहीं देते थे आपको। तो बिहार की जो अहीर पाइन की एक व्यवस्था थी, समय का अभाव है, 5 मिनट, अच्छा वो आप वीडियो अगर आप चला देंगे तो वो जो व्यवस्था थी वो क्यों ध्वस्त की गई आपकी, क्योंकि वहाँ से पैसा अर्न करना था आपको। और उसी व्यवस्था को आज हम बोस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कैनाल सिस्टम है और इस कैनाल को यहाँ से यहाँ तक खींच दो, यहाँ से यहाँ तक खींच दो। वो उपाय नहीं है हमारी जल के मामले में। अगर हमें सक्षम होना है तो ज़रूरी बात क्या है कि हम वहाँ के जो जल स्रोत हैं उनका मैनेजमेंट ठीक से करें। और उसमें बहुत सारी मतलब कहानियाँ, जितनी मैं कहूँ उतनी कम है, लेकिन एक कहानी आपको छोटी सी मुझे बहुत पसंद है, वो कहानी इसलिए याद दिला देती हूँ। बुंदेलखंड का इलाका अभी भारी पानी के क्राइसिस से जूझ रहा है, और अभी इजराइल ने कुछ कोलैबोरेशन किया है यूपी सरकार से कि इस इलाके को थोड़ा सा पानी की क्राइसिस से निकाला। जैसे विदर्भ का इलाका था वैसे ही बुंदेलखंड का इलाके की हालत हो गई है। तो वहाँ के राजा थे छत्रसाल जी, नाम सुना होगा आपने, जो कि शिवाजी से प्रेरित थे। शिवाजी की जो स्वराज का जो एक उनका पैशन था उसको लेकर उन्होंने भी उससे प्रेरणा ली थी। उनके बेटे ने, जयराम नाम था उनका, उनके बेटे ने जो है वो उस पूरे इलाके में चंदेलों का कोई धन गड़ा हुआ था वो निकाला। तो जब छत्रसाल को पता लगा कि आपने उनका धन जो है गड़ा हुआ धन निकाला है, तो उन्होंने कहा कि इस पर हमारा अधिकार नहीं है, इस पर अधिकार इस जनता का है। और उन्होंने वो जो चंदेलों का गड़ा हुआ धन जो उन्होंने निकाला था, उन्होंने कहा इनकी पूरी वंशावली निकालो, और पूरे 22 वंश, चंदेलों के 22 वंशों की वंशावली निकाल के उनके नाम से तालाबों का निर्माण कराया उस धन से। ये भारत है हमारा कि राजा और, हाँ चला दीजिए वो। तो मैं 2 बात कह के रुकूंगी। ये बाड़मेर की कहानी, बहुत सारी बातें हैं। ये जो महिलाएं हैं ये प्रतीक है इतनी विषमता और विषम परिस्थितियां दोनों में जी रही हैं। ये मुझे 1 घंटा तो शायद इनका गांव ढूंढने में लगा कि है कहाँ गांव इनका। तब एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, उस बच्चे को हमने रोका, उसने कहा आप गलत दिशा में जा रहे हो, उल्टी दिशा में हमको लेके गया, फिर इनके गांव तक हमको पहुंचाया। इतनी विषमता, इतनी दुख, पानी ना होना। 1700 रुपये का एक टैंकर खरीदता है हर परिवार, 3 टैंकर हर महीने लगते हैं, तो आप इकोनॉमी लगा लीजिए उसकी। और वो पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से इनके पूरे गांव में ये जो हंस रही थी, इस बात पे हंस रही थी कि हमारे बच्चों को आप ले जाओ, इनकी शादियां नहीं होती, जयपुर में जाके शादी करा देना इनकी। 30 युवा हैं 100 परिवारों के गांव में जिनको कि कोई बेटी देने को राजी नहीं है। इसीलिए मैं आखिरी बात, अपनी बात कहती हूँ कि न्याय जो है, न्याय सबसे ज़रूरी चीज़ है। जस्टिस जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसा प्रफुल्ल जी ने भी अपने पहले के सत्र में बताया था, न्याय जो है, राम की कहानी, आपको राम राज्य की बात कर रहे थे तो मुझे एक बात याद आती है कि राम राज्य में शायद अकेला एक मुकदमा आया था उनके सामने, जबकि एक श्वान आया उनके सामने कि मुझे एक भिखारी ने जो है वो दुत्कार दिया, ऐसे बेवजह मुझे मार दिया, तो मुझे न्याय चाहिए। और राम जी ने उसकी सुनवाई की और उसी से पूछा कि बता क्या दंड दिया जाए। ये व्यवस्था थी, ये राम राज्य था कि पशुओं की भी सुनी जाती थी। और यहाँ हम इंसानों की कितनी सुन रहे हैं ये हमें दिखाई दे रहा है। न्याय
1486 कानून हमने ख़त्म किए हैं, भारतीय न्याय संहिता हमने लागू की है। ये बाड़मेर का इलाका मेरा, जब मैंने सहमति दी यहाँ पर आने के लिए, मैं जब भी गांव में जाती हूँ तो मुझसे एक ही बात कहते हैं, ख़ास तौर से औरतें, कि आप बड़े लोगों तक हमारी बात पहुँचाना। तो मैं मान के चलती हूँ आप सब बड़े लोग हैं और आप तक बात उनकी पहुँचे, और जहाँ तक भी बात पहुँच पाए। 1980 का एक कानून है, ये ऐसे 98 गांव हैं वहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर में। ये कहलाता है डीएनपी का इलाका, डेजर्ट नेशनल पार्क। जिस नेशनल पार्क में कहीं दूर दूर तक कोई गोडावन, जिसको कि बचाने के लिए पता नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन 10 गोडावन भी नज़र नहीं आएंगे आपको, जो कि स्टेट पशु है, स्टेट पक्षी है, राज्य पक्षी है राजस्थान का। लेकिन ये जो आबादी, सिर्फ डेजर्ट नेशनल पार्क होने के बहाने से ना यहाँ सड़कों की इजाज़त मिल सकती, यानी पंचायत के अधिकार कोई कानून जब्त कर सकता है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर यहाँ बैठे हैं, वो शायद बेहतर बता पाएंगे कि क्या आप ये कह के कि रिजर्व्ड इलाका है, आप पानी के लिए यहाँ नलकूप नहीं खुदवा सकते, आप सड़क नहीं बनवा सकते, आप स्कूल नहीं खोल सकते, आप डिस्पेंसरी नहीं, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम आपके यहाँ हो ही नहीं सकता है। ये ऐसे एक नहीं 98 गाँव हैं जो बहुत शांति प्रिय लोग हैं। ये आंदोलन के लिए दिल्ली नहीं कूच करते हैं, ट्रैक्टरों पर नहीं जाते हैं, ये हल्ला गुल्ला नहीं मचाते हैं। ये 1980 से सहन करने वाली आबादी है। ये हमारा भारत है जो फिर भी हाथ जोड़कर, अगली बार की 5 जने में आप ये स्टोरी पूरी पढ़िएगा, कि हाथ जोड़कर फिर भी कहते हैं कि थे मने पानी दुआ दो सा, कि पानी दिला दो बस। ज़रूरतें तो उनकी बहुत सारी हैं, सोलर पे ही चलता है, सोलर से 2 ट्यूबलाइट चलती है और 1 पंखा चलता है बस। बच्चे पढ़ने, अभी ये अगर आपने औरतों को देखे घूंघट और उनके दांत देखें तो पूरा गांव फ्लोराइड की प्रॉब्लम से, हर गांव वाले के घुटने खराब हैं, हर गांव वाले के दांत खराब हैं, छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हैं। तो मैंने इतनी सी पहल की, आप लोग जो भी करना चाहें, मैं अपना पक्ष बता देती हूँ, क्योंकि पांजन्य के माध्यम से जब हमने जल आंदोलन और पर्यावरण पे काम करना शुरू किया तो हमने ये कोशिश की कि सिर्फ कहने तक सीमित ना रखें, हम समाधान तक भी जाएँ। और इस बार का अगर आप पांजन्य पढ़ेंगे तो उसमें आबू का एक गांव था, ऐसा ही गांव था, अचलगढ़। शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है वहाँ पर। अचलगढ़ मतलब पर्यटक आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। वहाँ से जाके एक छोटा सा गांव है, वही 55 परिवार हैं, एक तालाब, एक कुआं, गंदा पानी, स्किन की प्रॉब्लम। मैं गई तो मुझसे तो रहा नहीं गया, तो मैंने IIT वालों से बात की और अभी वहाँ पे फ़िल्टर लगवाया एक पूरे गाँव के लिए। तो इस गाँव के लिए हमें जो भी लगे, और ख़ास तौर से जो लीगल पावर्स जिसके पास हैं, अगर आपको लगे कि कुछ बात कहनी चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए, तो मेरे ख्याल में लीगल मामला ज़्यादा है। लेकिन एक एक ट्यूबवेल हर गांव में अगर खुद जाए तो शायद पानी की प्रॉब्लम, इनका जो पूरी गणित बिगड़ी हुई है अभी पूरे गांव की, पूरे परिवार की, वो शायद दूर हो पाए। क्योंकि एक पानी की समस्या से पता नहीं सदियों पीछे ये पहले ही जी रहे हैं और पता नहीं कितनी सदियों पीछे जिएंगे। फिर भी आपने देखा कि हंसी खुशी, राजी खुशी, ये मुझे बाजरे का सोगरा खिला रहे थे। मैं बैठी थी, मुझे घेर के बैठे थे, बाजरे का सोगरा खिलाया, और पूछते नहीं कि खाना खाओगे क्या, वो ला के रख देते हैं। तो सेवा में, प्रेम में कुछ भी कमी नहीं है। तो प्रेम पर मैंने एक आखिरी बात अपनी विराम देती हूँ इस बात से, कि अल्टीमेट बात तो हमारे जीवन में यही होनी चाहिए कि ये जो मिट्टी की थाप और पानी की नाप और हवा को भांपने वाला समाज है, इसके लिए हम कुछ कर पाएँ। और मैंने एक छोटी सी बात लिखी थी, वो मुझे लगता है कि प्रेम जो है उससे सब कुछ सध जाता है, कि कितना भी कुछ लिखा जाए काव्य कथा एकांकी, हर एक विधा में कहने पर भी जब काफ़ी कुछ हो बाकी, अपनी खींची रेखाओं में शामिल हो गहरी बात, और प्रत्युत्तर की चाह में चाहे गुजरे सारी रात, तभी खोलकर पढ़ लेने होंगे अनुभव के अध्याय। ये मैं सिर्फ अनुभव से कह रही हूँ आपको। तभी खोलकर पढ़ लेने होंगे अनुभव के अध्याय, भले समीक्षा करने में कुछ द्वंद्व भी आड़े आए। मन मानस की चौपाई पढ़ अपनी पोथी के पास, सुन पाए कुछ उस अनपढ़ के कल कल मन की प्यास। वो अनपढ़ नहीं है, हम जैसे लोग हैं अनपढ़। सब कुछ कहे लिखे में उसके बस इतना ताबे आए, प्रबल प्रेम का एक कथानक जीवन में घुल जाए।
आपको अगर कोई भी बात वहाँ तक पहुँचानी हो, उनके लिए यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कोई उनके हालचाल पूछने आ जाता है। यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस आबादी के लिए। तो हम सब लोग मिलके ऐसे गांव के लिए भी कुछ कर पाएँ। तो जो विवेकानंद जी की जो बात है कि हमें we have not to target just being an ordinary citizen, ordinary growing citizen, ordinary rising country, but a great country. और उस ग्रेटनेस में दो चीज़ें जो उन्होंने, फिर से मैं दोहरा रही हूँ उस बात को कि दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? Degree of concentration, so that our focus must be clear that what we have to do, for whom, when, how, which way. Focus, degree of concentration, and spiritual dimension. I think these two are the bottom line. Thank you for your patience.